गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 73 पढ़ा था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा इसमें सबसे पहले सेक्शन 76 और ये कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो याद रखना सेक्शन 73 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स और सेक्शन 76 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। बेटा सबसे पहली क्लास याद करो जब मैंने आपको डिपॉजिट्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था प्राइवेट कंपनी जो होती है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स से ही कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी दो तरह की होती हैं, एलिजिबल और इनएलिजिबल। एलिजिबल कौन थी बेटा? मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो एलिजिबल है। और जो एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट पब्लिक से भी कर सकती है और मेंबर्स से भी। जबकि इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी बेटा पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ मेंबर्स से कर सकती है। तो कंक्लूड करूं अगर मैं ये वाला पॉइंट, तो एक बात क्लियर है, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए होगा? एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि बेटा एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज ओनली। देखो, अ कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ओनली इफ इट इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो याद रखना पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए आपका एलिजिबल पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। ठीक है, दैट इज, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो आप क्या हो? एलिजिबल हो। इंपॉर्टेंट बात बेटा, ध्यान से सुनना है आगे। इट हैज ऑब्टेन्ड प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर्स बाय मींस ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं। सेक्शन 76 acceptance of deposits from public, acceptance of deposits from public। बेटा अपना सुनना, बेटा पब्लिक से अगर आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, तो दो शर्तें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात, आपकी कंपनी होनी चाहिए एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। अब कौन होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी? आपको पता है, जिसका नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ हो, या फिर जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ हो, वो क्या है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो पहली तो ये कंडीशन है बेटा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। एंड दूसरी शर्त क्या है बेटा? आपको लेना पड़ेगा प्रायर कंसेंट ऑफ मेंबर्स, मतलब डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट करने से पहले आपको मेंबर्स का यानी शेयर होल्डर्स का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। और बेटा शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेने के लिए बताओ आपको क्या पास करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन बेटा।
एक रेजोल्यूशन के थ्रू ही तो कंसेंट लोगे, आपको पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। कॉपी करो पहले यहां तक। सर कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ऑर्डिनरी या स्पेशल? तो बेटा यहां पर उन्होंने कहा है दोनों में से ना कोई भी पास हो सकता है। पास होने को ऑर्डिनरी भी पास हो सकता है और पास होने को स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है। तो सर ये भी बता दो फिर कब ऑर्डिनरी पास होगा, कब स्पेशल पास होगा। बेटा एक बात याद रखना, अगर डिपॉजिट्स जो आप ले रहे हो ना, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक आर लेस देन इक्वल टू, या मैं लिखूं विद इन लिख देता हूं, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक आर विद इन लिमिट्स specified under section 181C। तो बेटा अगर जो डिपॉजिट्स आप पब्लिक से ले रहे हो ना वो 181C की लिमिट्स के अंदर अगर है तो बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। बट अगर डिपॉजिट्स आप पब्लिक से ले रहे हो, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एक्सीड लिमिट्स अंडर सेक्शन 181C, और बेटा अगर डिपॉजिट्स 181C की लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बेटा। तो अगर तो आपके डिपॉजिट्स, जितने आप डिपॉजिट्स लेना चाहते हो वो दायरे के अंदर हैं तो ऑर्डिनरी से काम चल जाएगा, दायरे के बाहर जाके लेना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और दायरा क्या है बेटा, आप लोगों ने ये बार बार पढ़ा है, 181C आपने पढ़ा हुआ है। चलो बताओ बेटा 181C में दायरा क्या है। बेटा 181C कहता है अमाउंट already borrowed, amount already borrowed plus amount proposed to be borrowed plus amount proposed to be borrowed, ठीक है, is less than equal to paid up share capital plus free reserves plus securities premium। पढ़ा चुका हूं बेटा मैं। तो याद रखना बेटा जितना बोरोइंग्स आप ऑलरेडी कर चुके हो प्लस जितनी बोरोइंग्स आप पब्लिक से और करना चाहते हो, अगर वो इनके एग्रीगेट से कम है या बराबर है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा बेटा। लेकिन जितना लोन आप ले चुके हो प्लस जितना पब्लिक से लेने वाले हो, अगर वो इस अमाउंट को क्या करता है एक्सीड, तो उस केस में बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये दायरा याद रखना आप लोग, ठीक है। ये आपका है 181C, अमाउंट ऑलरेडी बोरोड प्लस प्रपोज टू बी बोरोड is less than equal to paid up share capital plus free reserves plus securities premium। ठीक है, तो बेटा दो सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की। पहली बात एलिजिबल पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और दूसरी बात आपको पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन, आइदर ऑर्डिनरी और स्पेशल। चलें आगे चलें।
कॉपी कर लो। चल आगे देखते हैं बेटा। फिर उसने कहा है it has filed a copy of ordinary or special resolution with the registrar before making any invitation to the public for acceptance of deposits। ठीक है, आपको बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी पहले, बेटा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा, ना कि बाद में। तो पहले रेजोल्यूशन पास करो, उसकी कॉपी आरओसी के पास फाइल करो, उसी के बाद आप डिपॉजिट्स को क्या कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, अब बेटा कुछ कंडीशंस आपको ना और दे रखी हैं इन दो के अलावा। ये तो खैर प्राइमरी कंडीशंस थी, कुछ और हैं। कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 क्लॉज 2। क्या कह रहा है वो? द कंपनी शैल कंप्लाई विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स कंटेन्ड इन सेक्शन 73 क्लॉज 2, दैट इज कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। यानी बेटा उन्होंने एक बात कही है कि जो कंडीशंस सेक्शन 73 क्लॉज 2 में स्पेसिफाइड थी ना, मतलब जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं मेंबर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते समय, वही कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते समय। तो बेटा उसमें कुछ सब क्लॉजेस हमने पढ़े थे, ए बी सी, डी तो ओमिट हो गया था, ई एफ। देखें एक बार, ये देखो 73 क्लॉज 2 बेटा, इसमें क्या क्या कंडीशंस थी? सब रूल, सब क्लॉज ए था बेटा, इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर, आपको फॉर्म डीपीटी 1 इश्यू करना पड़ेगा, है ना। फिर उस सर्कुलर की क्या होती थी? फाइलिंग होती थी रजिस्ट्रार के पास एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द इश्यू ऑफ सर्कुलर। फिर आपको कुछ पैसा शेड्यूल्ड बैंक में, याद करो, जमा करवाना पड़ता था। कितना? अगले साल जितने डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% आपको जमा करवाना पड़ता था इस साल की 30 अप्रैल से पहले पहले, है ना। फिर आपको बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था क्लॉज ई में। किस बात का सर्टिफिकेट? कि इस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं कमिट करा है। अच्छा, अगर करा भी है तो कंपनी ने उस डिफॉल्ट को सुधार लिया है, और सुधारे हुए 5 साल हो चुके हैं। और बेटा आप चाहो तो कोई सिक्योरिटी भी डिपॉजिट्स के अगेंस्ट रखवा सकते थे, है ना, क्लॉज एफ। तो वही सारी कंडीशंस जो सेक्शन 73 क्लॉज 2 में स्पेसिफाइड है, सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज एफ तक, ए बी सी डी ओमिट हो चुका है, ई और एफ। ठीक है, फिर अगला क्या है? कंप्लायंस विद रूल्स, द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। बेटा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, अब चाहे आप मेंबर्स से एक्सेप्ट करो चाहे आप पब्लिक से एक्सेप्ट करो, कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। रूल 3 है, 4 है, 6 है, काफी सारे रूल्स हैं बेटा। तो इस चैप्टर के लास्ट में हम वो रूल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हर कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला रेटिंग ऑफ डिपॉजिट्स। याद करो बेटा, हमने सेक्शन 73 में भी पढ़ा था ना क्रेडिट रेटिंग के बारे में, वही बात यहां पर भी कही है। देखो क्या कह रहा है वो, द कंपनी शैल ऑब्टेन रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स। तो हर कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले एक रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, किससे ऑब्टेन करोगे बेटा? फ्रॉम अ, द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और कौन था बेटा? मैंने एग्जांपल दिया था आपको, क्रिसिल।
तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने से पहले आपको रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे क्रिसिल। बेटा रेटिंग से फायदा क्या होता है? द रेटिंग एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी। बेटा रेटिंग से डिपॉजिटर्स को एक तसल्ली हो जाती है। बेटा क्या तसल्ली? कि ये जो कंपनी है ना, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इस कंपनी में कोई लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, ये कंपनी पास्ट में अपने डिपॉजिट्स को टाइमली रीपे करती है। तो रेटिंग एंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी किसको? डिपॉजिटर्स को। एडिक्वेट सेफ्टी टू डिपॉजिटर्स, है ना, उन्हें तसल्ली हो जाती है। बेटा अगर एक हायर रेटिंग मिल रखी है, इसका मतलब दिस कंपनी हैज द एबिलिटी टू रीपे इट्स डिपॉजिट्स अलोंग विद इंटरेस्ट। फिर द रेटिंग शैल इंक्लूड नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे द डिपॉजिट्स। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर द रेटिंग शुड बी गिवन to the rating given to the company shall be informed to the public at the time of obtaining deposits। ठीक है बेटा, आपको रेटिंग डिपॉजिट्स इनवाइट करते समय आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। फॉर्म DPT-1 में अगर आपको याद हो बेटा, जो सर्कुलर जाता था उसके साथ एक स्टेटमेंट अटैच होके जाती थी बेटा, उस स्टेटमेंट में आपको क्रेडिट रेटिंग जो आपने ऑब्टेन करी है क्रिसिल से, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि डिपॉजिटर्स को बेटा श्योरिटी हो जाए कि हमारा पैसा खतरे में नहीं है, हमारा पैसा कल को डूबेगा नहीं। द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। और ये रेटिंग बेटा हर साल ऑब्टेन करी जाएगी, जितने साल का डिपॉजिट है हर साल। ठीक है, अच्छा अगला क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। वेयर अ कंपनी एक्सेप्ट सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, इट शैल विद इन 30 days क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट इन फेवर ऑफ द डिपॉजिट होल्डर्स। ठीक है बेटा, याद रखना, अगर सिक्योर्ड डिपॉजिट्स का केस है तो आपको अपने असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर अंदर इन फेवर ऑफ डिपॉजिट होल्डर। यानी सिंपल वर्ड्स में 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी डिपॉजिट होल्डर्स के पास। और याद रखना, असेट्स की वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट। तो याद रखना, असेट्स की जो वैल्यू है वो डिपॉजिट्स की अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। तो ये आपके सेक्शन 76 हो गया। बेटा याद रखना, सेक्शन 73 और 76 हमने पढ़ लिया है, बट रूल्स जो है ना विच आर फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमें अभी पढ़ने हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो अब बेटा अगला आता है सेक्शन 76A, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76। तो अगर कंपनी या कंपनी का कोई ऑफिसर कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 73 के प्रोविजंस का या सेक्शन 76 के प्रोविजंस का, तो बेटा पनिशमेंट क्या होगी देखते हैं। देखो, कॉन्ट्रावेंशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 76 है, ध्यान से देखना। अ कंपनी एक्सेप्ट्स और इनवाइट्स और अलाउज और कॉजेज एनी अदर पर्सन टू एक्सेप्ट और इनवाइट ऑन इट्स बिहाफ एनी डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मैनर और द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 73 और 76 और रूल्स मेड देयर अंडर। तो बेटा अगर उसने क्या कहा है, अगर कंपनी खुद डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है या डिपॉजिट्स इनवाइट करती है, कंपनी खुद डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है या इनवाइट कर रही है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, और अलाउज और
causes any other person to accept or invite on its behalf, या फिर किसी और पर्सन के थ्रू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है या इनवाइट करती है। तो बेटा एक बात समझना, दो बातें कही हैं, कंपनी खुद या कंपनी किसी और पर्सन के थ्रू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है या इनवाइट कर रही है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 73 और 76, वो हम पढ़ चुके हैं, और रूल्स मेड देयर अंडर। बेटा ये हमें अभी पढ़ने हैं। तो बेटा याद रखना, अगर कंपनी खुद या कंपनी किसी और पर्सन के थ्रू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है या इनवाइट करती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 73 और 76, मतलब आप जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो, आप 73 और 76 की कंडीशंस का उल्लंघन कर रहे हो, या फिर जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उन रूल्स का उल्लंघन कर रहे हो। तो बेटा आपके ऊपर सेक्शन 76 ए की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, दूसरा केस क्या है? अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर 73 और 76 और रूल्स मेड देयर अंडर, और सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 73। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपने डिपॉजिट्स की टाइमली रीपेमेंट नहीं करी, ठीक है, या फिर आपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट नहीं करी, तो बेटा आप लायबल होंगे सेक्शन 76 ए के तहत। तो बेटा 76 ए में दो चीजों का कॉन्ट्रावेंशन कवर्ड है। पहला, आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे या इनवाइट करे, और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट और इनवाइट करते समय आपने सेक्शन 73, 76 की कंडीशंस का उल्लंघन कराए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए थे उनका उल्लंघन कराए, तो आप 76 ए में लायबल होंगे। दूसरा, अगर आप डिपॉजिट्स की टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हो और डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट नहीं करते हो, तो भी आप सेक्शन 76 ए में लायबल होंगे। अब कितनी पेनल्टी लगेगी वो सब बातें हैं बेटा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 76 ए। देखो, कंपनी के ऊपर बेटा क्या लायबिलिटी है? कंपनी शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट एज फॉलोज। मिनिमम फाइन कितना होगा? लोअर ऑफ 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 और 76। सुनो बेटा, सपोज आपने बेटा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे से 25 लाख के, आपने 25 लाख के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे हैं, उसका पहले ट्वाइस करो। 25 लाख का ट्वाइस क्या आता है? 50 लाख। तो 1 करोड़ और 50 लाख, विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा आ गया? 50 लाख। तो बेटा ये तो हो गया आपका मिनिमम फाइन। इतने रुपए का तो मिनिमम आपके ऊपर फाइन लगेगा, जो कि मैक्सिमम जा सकता है बेटा 10 करोड़ रुपए तक। तो मिनिमम फाइन कितना है? 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो लोअर आएगा वो मिनिमम हो गया बेटा, और जो मैक्सिमम है वो 10 करोड़ है। किसके ऊपर लगेगा ये फाइन? कंपनी के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गया जो फाइन कंपनी के ऊपर लगेगा। व्हाट अबाउट ऑफिसर इन डिफॉल्ट? Every officer of the company who is in default shall be liable for punishment as follows। बेटा imprisonment होगी, मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है, एंड बेटा फाइन भी लगेगा, मिनिमम 25 लाख का, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक जा सकता है। तो काफी हैवी पेनल्टी है बेटा, ठीक है। फिर उसने कहा है Every officer of the company who is in default shall be liable for fraud under section 447 if it is proved that he has contravened such provisions knowingly or willfully with an intention to deceive company, shareholders, depositors, creditors, tax authorities। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा कि जो ऑफिसर है ना, सुनो, ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी बेटा, वो डिपेंड करता है जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है वो जानबूझ के हुआ है, मतलब इंटेंशनली हुआ है या अनइंटेंशनली हुआ है। बेटा इंटेंशनली अगर हुआ है ना, अगर इंटेंशनली हुआ है, यानी वो केस कौन सा है? फ्रॉड का केस है बेटा वो।
जानबूझ के आपने किया है तो आप पनिशेबल होंगे सेक्शन 447 के तहत। और अगर अनइंटेंशनली हुआ है, अनइंटेंशनली जानबूझ के नहीं हुआ है, तो उस केस में बेटा सेक्शन 76 ए की पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, समझ आया? अगर तो जानबूझ के किया है तो बेटा वो 76 ए में कवर नहीं होगा, फिर वो 447 में कवर होगा। ठीक है, जहां पर मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 10 साल तक की है बेटा। और अगर अनइंटेंशनली हुआ है तो आप 76 ए में कवर हो जाओगे, इंप्रिजनमेंट 7 साल की, फाइन मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़। बेटा वहां पर फाइन कितना है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। लो, आपके 2 सेक्शंस हमने इस लेक्चर में कवर करे, सेक्शन 76 और 76 ए। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।